एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अगला सेट पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं। मैं बार बार यही कहूँगा कि 95% पेपर बाहर आपका नहीं जाने दूंगा, लेकिन उन सभी सेट पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है जो मैं आपको डेली बता रहा हूँ। अर्थशास्त्र विषय का ये पेपर है, 13 फरवरी का ये पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो आप इस पूरे पेपर को क्या कीजिए, ध्यान से देख लो और याद कर लो। क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लेना है। रियल या वायरल के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। बहुविकल्पी वाले प्रश्न है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें किया जाता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। किसका किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है व्यक्तिगत इकाई। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? तो वस्तु की इच्छा होना, साधन व्यय करने की तत्परता और एक निश्चित मूल्य। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, जो कि हमारा सही होगा। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपको जो पेपर बताऊँगा, पेपर तो आपका बाहर नहीं जाने दूंगा किसी भी कंडीशन में। अगला है, कॉपी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है? चाय की मांग बढ़ जाएगी। अगर कॉपी 10 रुपये की मिल रही है, अब 20 रुपये की मिलने लग गई, तो कॉपी कोई पीना पसंद नहीं करेंगे, चाय को पीना पसंद करेंगे। तो आपको लिखना है बढ़ती है। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? तो किसी समय अवधि से और कीमत से। यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो एकाधिकार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? एकाधिकार। ये ध्यान रखना है सभी छात्रों को। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर को आप अच्छे से पढ़ें और याद करें, ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि पेपर अगर बताऊँगा तो पेपर तो बाहर आपका किसी कंडीशन में जाने नहीं दूंगा, लेकिन डिपेंड आप पर यह कर रहा है कि क्या आप पूरा पेपर ध्यान से पढ़ रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएँ बेचता है, तो वो कैसी वस्तुएँ बेचेगा? समरूप वस्तुएँ बेचेगा। तो इसमें आपको लिखना है समरूप। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तो केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल वो किया जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अंतिम। प्रभावपूर्ण मांग का विचार ने प्रस्तुत किया था, तो इसमें आपको लिखना है प्रोफेसर किन्स ने। किसने किया था? इसमें हो जाएगा प्रोफेसर किन्स। किन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था, तो इसमें आपको लिखना है न्यून रोजगार संतुलन। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार की कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है, तो प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार मजदूरी की कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? मजदूरी। ठीक है, तो मजदूरी हमारा यहाँ सही होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लेना, अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर तो आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन डिपेंड आप पर कर रहा है कि आप अच्छे से याद कर रहे हैं। मुद्रा वह दूरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, तो बिल्कुल आपको ये क्या होगा? सत्य होगा। मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है, तो बिल्कुल ये सत्य आपका है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, ये गलत हो जाएगा। व्यापार शेष में व्यापार की केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलना, अच्छे से पढ़ते चलना, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये है आपका अगला प्रश्न। भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन में मिलाना है दृश्य मदें अदृश्य मदें। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष कर कौन सा होगा? प्रत्यक्ष कर हो जाएगा आपका आयकर। अप्रत्यक्ष कर विक्रय कर। और वित्तीय वर्ष में आपको मिलाना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। ये आप समस्त विद्यार्थी ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं राजस्व कर। क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपको लिखना है राजस्व कर। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आपको लिखना है घाटे का बजट। घाटे का बजट। आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? तो आर्थिक जो बैरोमीटर होता है, सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर कहा गया है, तो इसमें आपको लिखना है सूचकांक।
प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है? तो प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों θ/x। कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें आपको लिखना है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और सभी प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।